आपको एक कंडीशन दी जाएगी और उस कंडीशन के आधार पर आपको बताना होगा कि दो घात समीकरण किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं MS यूट्यूब स्कूल और मैं मदन शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए इसी कंडीशन के आधार पर दो घात समीकरण कैसे बनाया जाता है उसी का आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी दी गई है, दो घात समीकरण टॉपिक चल रहा है हमारा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर और इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। लेकिन आपको ये नहीं बताना डिजिट में यानी संख्या में कितने मीटर लंबाई है और कितने मीटर चौड़ाई है, ये आपका दिया गया है कंडीशन के आधार पर, यानी कंडीशन आपको दी रहेगी और आपसे कहा जाएगा कि इसे दो घात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो आइए देखिए किस प्रकार से इस टाइप के सवालों को हम लगाते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी सवाल को सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हम लिखते हैं क्या हल, क्या लिखेंगे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद उसी के नीचे लिखते हैं दिया है, तो लिखेंगे दिया है। दिया है के बाद हम ऐसे डैश करेंगे, क्या दिया गया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो लिख लेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया, क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले इसको चित्र के माध्यम से बनाएंगे। सबसे पहले एक आयत हम बनाएंगे, इस साइड छोटा सा एक फिगर हमारा हो जाएगा एक आयत का, ये हो गया हमारा आयत। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और आयत में लंबाई होती है और चौड़ाई केवल 2 ही भुजा होती हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई, और आमने सामने की भुजा आयत में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कह रहा है कि लंबाई जो है, प्रश्न में देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है यानी इसके अंदर का जो भाग है एरिया है वो दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। अब इसके आगे कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है यानी ये वाली भुजा जो होती है लंबाई, ये वाली भुजा जो होती है चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई को मान लेंगे हम x। अब लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना, 2 गुना का मतलब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यानी 2x हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 2 गुने, देखिए 2 गुने से 1 अधिक है क्या लंबाई, तो लंबाई में प्लस 1 कर देंगे तो यानी ये लंबाई वाली भुजा आ गई। तो यानी लंबाई हमारी क्वेश्चन के अनुसार आ गई कितनी, 2x + 1 और चौड़ाई हमारी कितनी है x। तो अब इसी प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब केवल और केवल आपको दो घात समीकरण बनाना है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको आयत दिया रहेगा, तो आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे अतः हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर किसके होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई के, लंबाई गुणे चौड़ाई लिखेंगे ऐसे, ठीक। अब आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना, 528, तो लिखेंगे 528 बराबर लंबाई कितना है, लंबाई है ब्रैकेट में 2x + 1, फिर गुणे चौड़ाई कितनी है आपकी x। अब क्या करेंगे, इस साइड हम कुछ नहीं कर सकते, इस साइड हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में x से गुणा करा सकते हैं, तो गुणा करा दीजिए। तो लिखिए 528 बराबर x का गुणा कराएंगे 2x में तो 2x स्क्वायर, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे, x का गुणा कराएंगे 1 में तो हमारा क्या हो जाएगा x। अब क्या करेंगे, अब हमको दो घात समीकरण बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, 528 को उस साइड लेके चले जाएंगे। तो देखिए ले जाइए, तो इधर क्या बच जाएगा हमारा 0, तो बराबर हो जाएगा 2x + x, और इधर जब प्लस में है 528 तो उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा 528। तो ये हमारा बन गया दो घात समीकरण। क्योंकि दो घात समीकरण होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, पूरे समीकरण में x के अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, ना तो 2 से कम हो और ना ही 2 से ज़्यादा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा दो घात समीकरण। अब इसको सही रूप में पहले इधर लिख लीजिए, इसको बराबर के उधर, तो ये हो जाएगा हमारा 2x² + x - 528
बराबर 0, यही हमारा क्या हो गया, दो घात समीकरण बन के आ गया। तो ये आपको कंडीशन दी जाएगी प्रश्न में, यानी आपको कंडीशन दी जाएगी, उसी कंडीशन के हिसाब से आपको क्या बनाना रहेगा, दो घात समीकरण बनाना रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा हो गया अपना दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यानी प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। आइए उसको समझते हैं, क्या कंडीशन दी गई है। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांक हैं, उनका गुणनफल दिया गया है 306 के बराबर, तो हमको उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। लेकिन आपको इस प्रश्न में पूर्णांकों को नहीं ज्ञात करना है, इस कंडीशन के आधार पर आपको केवल और केवल दो घात समीकरण बनाना है। पूर्णांकों को ज्ञात करेंगे इसके अगले जो चैप्टर है, यानी अगले वाली प्रश्नावली, उसमें हम कैसे दो घात समीकरण को हल करके उसके मूल निकाला जाता है वहाँ पर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम इसको दो घात समीकरण बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया है, दो क्रमागत पूर्णांक। तो हमारे दो क्रमागत पूर्णांक हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। तो क्रमागत पूर्णांक जो होते हैं वो पहला x होता है, दूसरा x+1 होता है, तीसरा x+2 होता है। इसी प्रकार से क्रमागत पूर्णांक होते हैं। उन्हीं पूर्णांकों को हमारे दो कह रहा है तो पहले को x मानेंगे और दूसरा x+1 मानेंगे, और दोनों का गुणनफल दिया गया है 306 के बराबर रख देंगे। हमारा दो घात समीकरण बनके आ जाएगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आइए देखिए, लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है। तो दिया है क्या, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306। दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना दिया गया है, 306। इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे माना दो क्रमागत पूर्णांक, माना दो क्रमागत पूर्णांक। तो पहला हमारा होगा x बराबर, पहला x होगा और दूसरा x+1 होगा। ये हमारे क्या हो गए, दो क्रमागत पूर्णांक। तो माना दो क्रमागत पूर्णांक, या क्रमागत का मतलब क्रम से आगत, यानी क्रम से आने वाले पूर्णांक। तो पहला हमारा x मानेंगे और दूसरा x+1। अब जो प्रश्न दिया गया कंडीशन के हिसाब से, यानी इन दोनों क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल यानी आपस में गुणा करेंगे तो इसको किसके बराबर दिखा देंगे, 306 के बराबर। तो लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया गया, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया गया, हमारा गुणनफल हमारा दिया गया 306। तो इसे हम लिख लेंगे। अब देखिए दो क्रमागत पूर्णांक हम माने हैं, क्या पहला हम माने हैं x, फिर गुणनफल का मतलब गुणा करेंगे, दूसरा हमारा x+1 है और इसको बराबर लिख देंगे 306 के। समझ में आया, ये जो प्रश्न कह रहा है उसी हिसाब से आपको क्या करना है, इसको करना है। तब x का क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे। तो x का गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा x², आगे प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे। x का गुणा करेंगे 1 में तो हमारा हो जाएगा x बराबर हमारा 306। अब क्या करना है, 306 को इधर लाना है। तो लाइए इसको लिखेंगे x² + x, अब इधर आएगा तो हमारा ये माइनस में हो जाएगा 306 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा क्या, दो घात समीकरण। अब इसको हमको x का मान नहीं निकालना है, x की वैल्यू इसमें निकालेंगे दो घात समीकरण में, इसके आगे वाली जो प्रश्नावली है। तो इसमें आपको यही कह रहा है कि निम्न कंडीशन आपको दी गई है, उस कंडीशन के आधार पर आपको दो घात समीकरण केवल और केवल बनाना है, बस। तो देखिए समझना है क्या कि कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो 306 है। तो दोनों क्रमागत पूर्णांकों को आपको ज्ञात करना है, लेकिन हमको ज्ञात नहीं करना है इस टॉपिक में, केवल हमको दो घात समीकरण बनाकर छोड़ देना है, यही आपका आंसर है। तो क्या करना है, सबसे पहले मानेंगे कि दो क्रमागत पूर्णांक हमारा पहला x है, दूसरा x+1 है, और दोनों को 306 के बराबर दिखा देंगे और उसी को सॉल्व कर लेंगे तो ही हमारा बन जाएगा दो घात समीकरण, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आइए इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट देखते हैं, यानी तीसरा पार्ट हमारा किस कंडीशन के आधार पर हम उसको दो घात समीकरण बनाने के लिए हमको दिया गया है, उसी कंडीशन के आधार को फॉलो करते हुए हम दो घात समीकरण बनाएंगे। तीसरा पार्ट, यानी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है,
उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यानी जो दूसरे प्रश्न का तीसरा पार्ट है उसमें कंडीशन दी गई है कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, लेकिन 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल यानी रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ये कंडीशन दी गई है। तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन के आधार पर आपको दो घात समीकरण बनाकर छोड़ देना है, ना कि रोहन की आयु निकालना है। रोहन की आयु निकालना हम इसके अगली जो हमारा चैप्टर यानी अगला प्रश्नावली है उस प्रश्नावली में सीखेंगे। आपको केवल और केवल कंडीशन के आधार पर किस प्रकार से दो घात समीकरण बनाया जाता है उसी को हमको देखना है और समझना है, और किस प्रकार से हम सवालों को इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है क्या, रोहन की माँ की आयु जो दी गई है वो 26 वर्ष बड़ी है। यानी रोहन की जो माँ है रोहन से क्या है, 26 वर्ष बड़ी है। तो आइए सबसे पहले इसमें दिया है ना लिख के सबसे पहले मानेंगे। मान ले रहे हैं कि रोहन की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है। हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितना है, x वर्ष है। मान ले रहे हैं हम कि रोहन की जो यानी प्रेजेंट समय यानी आज जो उसकी आयु है कितनी है, x वर्ष है। तो उसकी माँ की आयु क्या होगी, रोहन से 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। तो उसकी माँ क्या हो जाएगी, यानी रोहन की आयु में 26 जोड़ देंगे तो हम क्या हो जाएगी, उसकी माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी हो जाएगी। तो लिखेंगे माँ की वर्तमान आयु, किसकी, रोहन की माँ की वर्तमान आयु ये हो जाएगा हमारा क्या, x + 26, क्योंकि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। कौन बड़ी है, उसकी माँ। तो लिख देंगे इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि अब से यानी आज से 3 वर्ष पश्चात कहे या बाद कहे, तो यानी सब में क्या करना है, 3 जोड़ना है, क्योंकि 3 वर्ष बाद कह रहा है। ये इसे आज मान लीजिए आपकी आयु 5 वर्ष है, तो आज से 3 साल बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष हो जाएगी। तो 8 के लिए होने के लिए क्या किया आपने, 3 उसमें जोड़ा। तो उसी प्रकार से रोहन की आयु में हम भी 3 जोड़ेंगे और उसकी माँ की आयु में भी 3 जोड़ेंगे, क्योंकि जब रोहन की आयु बढ़ेगी तो उसकी माँ की भी आयु बढ़ेगी। तो क्या करना है, रोहन की आयु में हमको 3 वर्ष जोड़ना है और उसकी माँ की आयु में भी 3 वर्ष जोड़ना है। तो आइए लिखेंगे प्रश्नानुसार अब से 3 वर्ष बाद रोहन तथा उसकी माँ की आयु, अब से 3 वर्ष बाद कहे या पश्चात, दोनों का मतलब एक है। और जब बाद शब्द आ जाए या पश्चात शब्द आ जाए तो इसका मतलब है हमको क्या करना है, जोड़ना है। और पूर्व शब्द आ जाए या पहले शब्द आ जाए तो इसका मतलब है हमको घटाना है। तो अब से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु तो क्या हो जाएगी, आज रोहन x वर्ष है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x + 3, यानी रोहन की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष और बढ़ जाएगी। यानी जैसे मान लीजिए कि रोहन आज 5 साल का है तो 3 साल बाद कितने को हो जाएगा, 8 साल का। तो क्या करेंगे, यानी 5 में 3 जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर x वर्ष दी गई है तो हम x में 3 जोड़ेंगे। अब इसी प्रकार से उसकी माँ की आयु निकालेंगे, यानी अब से 3 वर्ष बाद माँ की आयु, किसकी, रोहन की माँ की आयु। तो वर्तमान आयु कितनी है, यानी आज की प्रेजेंट समय की आयु रोहन की माँ की है x + 26। तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, यानी उसे x + 26 में 3 और जोड़ देंगे। तो लिखेंगे x + 26 तो पहले से है, अब इसमें 3 हम जोड़ देंगे तो इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगी, x + ये 26 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 29। अब ये हो गया। अब इसके बाद हमको कंडीशन दी गई है, प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु यानी उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। यानी जो 3 वर्ष बाद इनकी आयु आई है रोहन और उसकी माँ, इनका गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर। अब लिखेंगे अतः
अतः 3 वर्ष बाद रोहन तथा उसकी माँ की आयु का गुणनफल बराबर कितना हो जाता है 360। तो कितना हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 360। तो देखिए रोहन की आयु 3 वर्ष बाद कितनी है, तो यक्स प्लस हमारी कितनी है 3, गुणनफल कह रहा है तो गुणा करेंगे। उस 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु कितनी है, तो यक्स प्लस हमारा कितना है 29, और ये बराबर किसके 360 के। अब दोनों ब्रैकेट आपस में गुणा में लिखे हैं तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद हमको क्या बनाना है, 2 घात समीकरण। तो यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा यक्स स्क्वायर, प्लस यक्स का गुणा करेंगे 29 में तो हमारा हो जाएगा 29 यक्स। आगे प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा करेंगे यक्स में तो कितना हो जाएगा 3x, और 3 का गुणा करेंगे 29 में तो कितना हो जाएगा 3 को 9 से गुणा करेंगे 9 त्रिक 27, 27 के साथ हो जाएगा। हासिल आएगा 2, 3 का गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6 और 6 2 8 हो जाएगा, बराबर हमारा 360 आ जाएगा। अब 360 को हम इस साइड लाएंगे तो पहले इसको जोड़ लेंगे, तो यानी यक्स स्क्वायर प्लस 29x में 3x और जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 32x, प्लस ये हो जाएगा हमारा इसे 87 माइनस में इधर आ जाएगा 360 बराबर 0। अब 360 में से हमको 87 घटाना है, घटा दीजिए। तो यक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, तो 10 में से 7 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 3, ये बना हमारा 5, इसमें बन जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15 होता है तो 7 आ जाएगी, ये बना हमारा 2 तो आ जाएगा 273 बराबर 0। अब यही हमारा क्या हो गया, 2 घात समीकरण हमको बनाना था, 2 घात समीकरण हमारा बन गया। अब इसमें रोहन की वर्तमान आयु कितनी है हमको निकालना नहीं है, केवल जो अभी ये टॉपिक चल रहा है यानी प्रश्नावली 4.1 जो पुरानी बुक में NCERT के दिया गया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा पार्ट है उसमें यही कहा गया है कि आपको कंडीशन दी गई है, कंडीशन के आधार पर आपको क्या बनाना है, 2 घात समीकरण बनाना है, और 2 घात समीकरण बनाकर उसको क्या करना है वैसे छोड़ देना है, उसके बाद सॉल्व नहीं करना है। ये 2 घात समीकरण को हल करना हम इसके आगे वाली जो प्रश्नावली है उसमें सीखेंगे कैसे इसका गुणनखंड किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगा। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और अपने मित्रों के पास इसको शेयर करना है। तो आप नए वीडियो को और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।